जी नमस्कार। सुनील बिजला आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तुल्य अकादमी पर। हमारा सफर भारतीय युग में चल रहा है। हमने बताया था कि बद्रीनारायण प्रेमधर महोदय ने किस प्रकार से अपने साहित्य का श्री गणेश किया था और उन्होंने किस प्रकार से अपने साहित्य को सृजित किया था, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनकी क्या प्रवृत्तियां थी और उनके द्वारा क्या और कैसे संपादित हुआ था। आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं जिन्हें आप कह सकते हैं कि इनको छोटा भारतेंदु कहा जाता था या छोटे भारतेंदु के नाम से प्रसिद्ध। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने व्यंग के सहारे से सहारा लेते हुए व्यंगात्मक और चुहल कविता लिखने का कार्य किया था, जो गुदगुदी के साथ व्यंगात्मकता के साथ साथ गंभीरता और श्रेष्ठता भी अपने काव्य में ली हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र की बात आज हम लोग करेंगे, जिन्हें छोटा भारतेंदु भी कहा गया। चलिए आज बात उन्हीं की करते हैं। जी हाँ, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र प्रताप नारायण मिश्र की बात है तो आइए देखते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ और कहां हुआ। प्रताप नारायण का जन्म जो है, अभी हमने समय बताया था कि जो इनका समय है मित्रों, वो मिल जाता है 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी ये जन्मे थे। 1856 ईस्वी में कहाँ जन्मे थे? जी हाँ, बैजो गांव, बैजे गांव में। कहीं कहीं बैजू गांव भी मिल जाता है। कहाँ मिलता है ये? उन्नाव में। यानी इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में बैजे गांव या बैजू गांव में हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात कर लें, चूंकि ये भी बहुत कम समय तक, अल्प आयु तक ही जीवित थे और बहुत जल्द इन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था, तो जी हाँ, 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। और कहां ली थी? जी हां, उन्नाव में ही इन्होंने आखिरी सांस ली। इनका काफी समय अगर देखा जाए, जन्मभूमि अगर उन्नाव था तो इनकी कर्मभूमि कौन थी? जी हां, इनकी कर्मभूमि कानपुर थी। बताया जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र बहुत बड़े मित्र थे या अपना गुरु मानते थे। किसको? बिल्कुल सही जान रहे हैं, गणेश विद्यार्थी को। क्योंकि कानपुर में एक सभा चलती थी, उस सभा में ये खूब प्रतिभाग किया करते थे। जी हाँ, तो अगर देखा जाए तो कानपुर इनकी कर्मभूमि रही है और जो इनका जन्मभूमि है वो तो आप जान ही चुके हैं। मित्रों, अगर देखा जाए तो इन्होंने उपनाम का भी प्रयोग किया था। ब्राह्मण, ब्राह्मण उपनाम का इन्होंने प्रयोग किया था। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक पत्रिका भी संपादित की थी। संपादित की थी क्या? एक पत्रिका जिसका नाम इन्होंने रखा था ब्राह्मण। क्या रखा था? जी हां, ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। यह कानपुर में जो हमने बताया कि एक सभा थी जिसे समाज भी कहा जाता है, रसिक समाज से खूब जुड़े हुए थे। रसिक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे और रसिक समाज में इन्होंने क्या किया था? जी हां, इन्होंने समस्या समस्या पूर्ति को पूरी तरह से स्पष्ट करने का कार्य किया था। ब्राह्मण नामक पत्रिका की बात कर ले मित्रों, तो ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने 15 मार्च 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में किया था। देखिएगा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन में इनको कितना संघर्ष झेलना पड़ा था, यह इस बात से ही पता चलता है कि इन्होंने कहा था कि अगर अब हमारे पाठक अब कुछ पैसा नहीं दे देंगे तो यह पत्र चलाना बड़ा मुश्किल है। यानी संपादन का कार्य या संपादक का कार्य कितने संघर्ष का था, वो इस पंक्तियों से पता चलता है। इन्होंने कहा ही था कि 8 मास बीते जजमान, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। इससे पता चलता है कि ये किस प्रकार से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। मित्रों, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से, किससे? जी हां, इनके द्वारा जो पूरी प्रतिनिधि कविताएं थी, जितनी इन्होंने कविताएं प्रकाशित कराई थी, उनको पूरी एक जगह प्रताप लहरी शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। यानी प्रताप लहरी शीर्षक से अगर आप पुस्तक खरीद लें तो उसमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई समस्त रचनाओं को आप बखूबी जान जाएंगे। मित्रों, प्रताप नारायण मिश्र ने अगर देखा जाए तो हर गंगा नाम सुना ही होगा, इनकी रचना का नाम है हर गंगा, त्रिपियंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात कर लें, यहां पर प्रमुख रचना तो वो इस प्रकार थी। इनमें कुछ रचनाएं प्रकाशित कराई थी, वो इस प्रकार थी। नंबर 1 प्रेम पुष्पावली, नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 मन की लहर। नंबर 3 की बात कर ले तो नंबर 3 थी लोकोक्ति शतक। क्या था? लोकोक्ति शतक। और नंबर 4 की अगर हम बात करें
तो वो क्या था, हमने लिख दिया है, तृतीयंताम तो था ही था। एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ रचनाएं थी जिनके विषय में आपको जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर हम निबंधों की बात, जो कि हम काव्य ही पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम गद्य पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए गद्यों की चर्चा मैं कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ काव्यगत ही तथ्यों का, समसामयिक देश दशा और राजनीतिक काव्य रचना के मनोयोग में इन्होंने खूब लिखा है। क्या कहा है कि परिक्रमा यकीन हो कहां, परिक्रमा यकीन हो कहां, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। यानी कि जब किसी मनुष्य में मनुष्यता का नाश हो जाता है तो उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी भारत में निगरघट हैं कि देश दशा और वातावरण को देखकर भी अपने में बदलाव नहीं करते। जैसे वो यहां हैं, जैसे वो सुख में है वैसे ही वो दुख में है, जैसे वो दरिद्रता में है वैसे ही वो संपन्नता में भी होते हैं। व्यंग में इन्होंने कहा था कि पढ़ कमाए किन्हों कहा, होत न देश होत न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। कंत माने कांत, पति। तो मित्रों ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब थोड़ा सा इनके तथ्यात्मक तथ्यों को भी देख लिया जाए। भारतीय प्रताप नारायण मिश्र अपनी कविताओं में जो प्रधान चीज को तथ्य में रखा वो थी व्यंग्यात्मकता। यानी इन्होंने व्यंग्यात्मकता के आधार पर अपनी कविताओं को सजाया और लिखा। इसके साथ साथ बताया जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र प्रेमघन की तरह ही लावनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेमघन की तरह क्या लावनी शैली में अधिकतर अपनी रचनाएं लिखी। मित्रों प्रताप नारायण मिश्र को याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र को खड़ी बोली से कोई लगाव ना था, खड़ी बोली से कोई लगाव न था। और अंत तक इन्होंने ब्रज भाषा में ही कविता करने का निर्णय लिया और करते रहे। जबकि गद्य में इन्होंने खड़ी बोली का खूब प्रयोग किया, चाहे वो बात हो, चाहे वो नाक हो, कान हो, भाव हो, है ना, घूरे का लत्ता बिने, और भी बहुत सारी इनकी जो रचनाएं व्यंग्यपरक हैं सब में खड़ी बोली का प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने कविताओं में ब्रज भाषा के अतिरिक्त खड़ी बोली को स्वीकार ही नहीं किया और कहा कि ये मतलब ये कौन सी भाषा है खड़ी बोली जिसमें कविता हो, है ना। इसके साथ साथ मित्रों इन्होंने एक समस्या पूर्ति की थी, हमने बताया था आपसे, किसमें की थी कि पपीहा जब पूछी है पीव कहां, पपीहा जो पूछी है पीव कहां, यह इनकी बहुत सफल समस्या पूर्ति रही है। यह इनकी क्या रही है, समस्या पूर्ति रही, सफल समस्या पूर्ति भैया, जिसमें इन्होंने समस्या की पूर्ति थी क्या, एक टास्क दिया जाता था, मतलब एक लाइन दे दिया जाता जिसपे आप पूरा कविता लिखें। समस्या का मतलब एक समस्या रख दी जाती है। जैसे हमने कहा कि आप लिखें कि सूरज सी तुम चमकती हो, सूरज सी तुम चमकती हो, मैंने एक लाइन लिख दिया। अब इसको आप पूरी कविता में उसके भाव को भी जगाते हुए पूरा करें। तो ऐसे टास्क दिया जाता था, जिसे पूरा किया जाता था, उसी को हिंदी में समस्या पूर्ति का नाम दिया गया। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों को देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में 2-4 होना पड़ता है और बहुत पूछा जाता है। इन्होंने एक पंक्ति कहा था, चाहा हूं साचाहूं निज कल्याण, बहुत फेमस थी मित्रों। चाहूं साचाहूं निज कल्याण, तो शब मिली भारत संतान, तो शब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदुस्तान। दूसरी पंक्ति की और महत्वपूर्ण है, क्या, तब ही लख्यो जहाँ रहो एक दिन, कंचन वर्षत तब ही लखो जहां। मैं उस समय को देखता हूं कि जहां पर एक दिन कंचन यानी सोने की बरसात होती थी, तब ही लखो जहां रहो एक दिन, कंचन बरसत तह चौथाई